मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम सोवियत संघ के विघटन भाग दूसरे पर चर्चा करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से गोर्बाचेव की नीतियों पर चर्चा करेंगे। सोवियत रूस के विघटन में एक महत्वपूर्ण कारक गोर्बाचेव की नीतियां भी थीं। अगर कठोर नियंत्रण पर आधारित समाज में अचानक खुलेपन की हवा चलती है तो यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म देती है तथा अंतोतगतवा उसका प्रतिफल भी एक क्रांति में ही होता है। वस्तुतः यही सोवियत संघ में हुआ। गोर्बाचेव 1985 में सत्ता में आया। गोर्बाचेव तत्कालिक व्यवस्था से बहुत ही असंतुष्ट था। उसका मानना था कि नई आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों के द्वारा साम्यवादी दल तथा सोवियत रूस का वास्तविक प्रजातांत्रिकरण किया जाना चाहिए। अतः उसने नई आर्थिक तथा राजनीतिक नीति के रूप में पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति लागू की। पेरेस्त्रोइका का अर्थ था आर्थिक पुनर्संरचना तथा ग्लासनोस्त के तात्पर्य था राजनीतिक वैचारिक खुलेपन। पेरेस्त्रोइका के तहत अर्थव्यवस्था पर कठोर राज नियंत्रण को ढीला किया जाना था। पहली बार छोटे स्तर पर निजी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाना था। इतना ही नहीं, श्रमिकों को छोटे स्तर पर सरकारी संगठन बनाने की अनुमति भी दी जानी थी। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय नियंत्रण समाप्त करना तथा कच्चे मालों की आपूर्ति, उत्पादन तथा वितरण को ग्राहकों की मांग से जोड़ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आंशिक निजीकरण का यह पहला प्रयास नहीं था। संभवतः गोर्बाचेव की मस्तिष्क में लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति की धुंधली तस्वीर जरूर दिखती है। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति के तहत युद्धरत साम्यवाद की नीति से क्षतिग्रस्त सोवियत अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था। किंतु 1921 के सोवियत रूस तथा 1987 के सोवियत रूस के बीच काफ़ी अंतर आ चुका था। 1921 के रूसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था तथा वह तकनीकी दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। किंतु 1980 के दशक में सोवियत रूस नगरीकृत था, औद्योगिकृत था। अतः यहाँ पेरेस्त्रोइका की नीति ने अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का असंतुलन उत्पन्न कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आ गई। वस्तुतः नवीन आर्थिक नीति के तहत गोर्बाचेव ने मजदूरी को उत्पादन से सीधे अनुपात में रखते हुए सरकार उद्यम संबंधी जो कानून पारित किया उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि उत्पादन को रूबल में आंका जाता था और मजदूरी उत्पादन के हिसाब से दी जाती थी, इसलिए कारखानों में मजदूरों ने दैनिक आवश्यकता की चीज़ों के स्थान पर उच्च मूल्य पर आधारित विलासिता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। इस प्रकार बाजार में आवश्यक सामग्री की बेहद कमी हो गई। गोर्बाचेव साम्यवाद को समाप्त करना नहीं चाहता था, वरन वह एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता था जो प्रजातांत्रिक हो, मानवीय मूल्य पर आधारित हो और जो स्टालिन की कठोर पद्धति का विकल्प हो सके। अतः उसने मानवीय अधिकार एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में वैचारिक खुलेपन की नीति लागू की। 1986 में महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक सखारोव को निर्वासन से मुक्त कर दिया गया। उसने सोवियत रूस के लोगों को कुछ हद तक वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की। साम्यवादी दल के अतिरिक्त सोवियत रूस की जनता किसी की भी आलोचना कर सकती थी। गोर्बाचेव ने साहित्यकारों एवं कलाकारों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। स्टालिन विरोधी फिल्म दिखाए जाने की स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त हुई। गोर्बाचेव ने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डिप्यूटीज रूसी संसद के पहले अधिवेशन को दूरदर्शन पर खुले रूप में प्रसारित किया। उसने 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल नामक स्थान पर हुई दुर्घटना को भी प्रकाश में लाया। ग्लासनोस्त की नीति के तहत
राजनीतिक संरचना में प्रतिनिध्यात्मक तत्वों पर विशेष बल दिया गया। पहले क्षेत्रीय सोवियत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय साम्यवादी दल के द्वारा होता था, परंतु अब उसका चुनाव क्षेत्रीय स्तर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना लगा। इसके अतिरिक्त उसने उच्च राजनीतिक पदों पर भी गुप्त मतदान को प्रोत्साहन दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को भी प्रबंधकों के चयन का अधिकार दिया। इन सभी सुधारों का अर्थ था भविष्य में एक दलीय व्यवस्था तथा साम्यवादी दल का एकाधिकार टूटने वाला था। विश्लेषण करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति ने साम्यवादी सरकार के पतन तथा विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। जिस समय सोवियत रूस आर्थिक अराजकता की स्थिति में गुजर रहा था, उस समय बहुलवादी चुनावी राजनीति को आरंभ करना बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। आर्थिक आयोजन के आरंभ के काल में पहली बार 1989 में सोवियत रूस में आर्थिक आयोजन को छोड़ दिया गया। अगर हम सोवियत रूस की स्थिति की तुलना समकालीन चीन से करते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है कि चीन ने भी आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी, किंतु फिर भी वहाँ राजनीतिक संरचना बरकरार रही। इसका एक प्रमुख कारण था कि आर्थिक क्षेत्र में उदार नीति को अपनाए जाने के बावजूद कठोर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा गया था। दूसरी तरफ सोवियत रूस में आर्थिक उदारीकरण राजनीतिक खुलेपन की नीति के समन्वित प्रयास से संघ की आर्थिक तथा राजनीतिक एकता को ही चुनौती दे डाली थी। इस प्रकार हमने देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव की दो नीतियां, एक जो अर्थव्यवस्था पर कठोर नियंत्रण को ढीला कर रही थी और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में नियंत्रण को ढीला कर रही थी, यानी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, दोनों नीतियां कहीं ना कहीं रूस के विघटन में काफ़ी योगदान दिया है। धन्यवाद।